सो क्या क्वेश्चन है? सोशल वर्क एम्स एट फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स। सोशल वर्क से ये फ़ायदे होते हैं, ये फ़ायदे होते हैं, ये फ़ायदे होते हैं। आप फ़ायदे पढ़ लो, मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। रोहन बीइंग अ सोशल वर्कर वांट्स टू डोनेट हिज लैंड टू द विलेज पंचायत फॉर ओपनिंग अ स्कूल। ठीक है, अच्छी बात है। रोहन अपने लैंड को, अपनी ज़मीन को डोनेट करना चाहता है विलेज पंचायत के लिए, ताकि विलेज पंचायत वहाँ पर एक स्कूल खोल सके, बच्चे पढ़ने आ सकें। बहुत अच्छा सोशल कॉज है रोहन साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है इसमें? रोहन्स लैंड इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशंस 500 मीटर बाय 400 मीटर। तो ये है रोहन का लैंड। इसकी लेंथ बताई गई है 500 मीटर्स और ब्रेथ बताई गई है 400 मीटर्स। तो आप लेंथ देख सकते हो, ये है 500 मीटर्स और ब्रेथ ये है 400 मीटर्स। रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अगर ये 500 है तो ऑब्वियसली ये भी 500 होगा। अगर ये 400 है तो ऑब्वियसली ये भी 400 होगा। ठीक है ना? तो ये हो गया रोहन का लैंड। द विलेज पंचायत डिसाइड्स टू लीव द एरिया ऑन ऑल फोर साइड्स ऑफ द लैंड फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स। तो आप देख सकते हो इस दीवार के अलोंग, दूसरी दीवार के अलोंग, तीसरी और चौथी दीवार के अलोंग ये एरिया छोड़ दिया है लैंड पंचायत ने, सॉरी विलेज पंचायत ने। ये किसके लिए छोड़ा है? ये छोड़ा है घास के लिए और फ्लावर्स के लिए। मतलब यहाँ पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे और बीच का एरिया जो रहेगा वो स्कूल में यूज़ हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से इनके लैंड को, रोहन के लैंड को यूज़ करने वाली है विलेज पंचायत। अच्छा जी। तो आप देखो कितना एरिया छोड़ा गया है, कितना कितनी विड्थ छोड़ी गई है। ये विड्थ एक्स है, देखो यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है। ये विड्थ भी एक्स है, ये विड्थ भी एक्स है। तो ये जितनी भी ये सब विड्थ है ना किसी भी तरफ, ये सब एक्स 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 है। ओके, हर तरफ एक्स विड्थ छोड़ दी गई है फ्लावर्स के लिए और ग्रास के लिए। आई होप आपको बात तो समझ में आ गई है। तो ये रोहन का लैंड है, लेंथ 500 है, ब्रेथ 400 है। हर तरफ एक्स 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 मीटर्स छोड़ दिया गया है और बीच का रीजन स्कूल में यूज़ हो जाएगा। चलें जी, क्या लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में? फाइंड द लेंथ्स पी क्यू एंड क्यू आर। पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है और क्यू आर की लेंथ फाइंड करनी है। इफ द एरिया ऑफ ग्रास एंड फ्लावर्स रीजन सराउंडिंग्स पी क्यू आर एस इज 118,400। मतलब इन्होंने बोला है जो ये ग्रास और फ्लावर वाला रीजन है, इसका जो एरिया है ना वो है 1,18,400 मीटर स्क्वायर। देखो ये एरिया लिखा हुआ है 1,18,400 मीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया दे दिया गया है? फ्लावर वाले रीजन का एरिया दे दिया गया है। ठीक है ना? अच्छा जी, और ये विड्थ बता दी गई है एक्स है। आप इनका सवाल ये है कि पी क्यू क्या होगा, क्यू आर क्या होगा। ठीक है ना? तो हम इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इन्होंने बोला है कि फ्लावर वाले रीजन का जो एरिया है वो 118,400 है। अच्छा, अगर हमको ये फ्लावर वाले रीजन का एरिया फाइंड करना होता तो हम क्या करते हैं? बेटा पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लो। उसके बाद एक अंदर बन रहा है रेक्टेंगल, उसका एरिया फाइंड कर लो। अगर पूरे एरिया में से, मतलब बड़े रेक्टेंगल के एरिया में से इस छोटे रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा? ये ग्रास ही तो बचेगी, ये बीच का घास वाला पार्ट तो बचेगा। तो सबसे पहले मैं ये बात लिखता हूँ कि अगर आपको एरिया ऑफ ग्रास एंड फ्लावर चाहिए तो आप इसके लिए क्या करोगे? आप बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर लो तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया पता लग जाएगा है। ओके, किसका एरिया फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल। ठीक है ना? और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे? एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। स्मॉलर रेक्टेंगल, आपको दो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, एक ये बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है पूरा जिसके अंदर घास भी है, जिसके अंदर बीच में स्कूल भी है, और एक ये छोटा रेक्टेंगल दिख रहा है पी क्यू आर एस जिसके अंदर सिर्फ स्कूल है। तो अगर पूरे रेक्टेंगल में से, बड़े रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल का एरिया कर दोगे सब्ट्रैक्ट तो घास वाला एरिया निकल आएगा। ठीक है ना? अच्छा जी, अब ये घास वाला एरिया इन्होंने ऑलरेडी हमको बता दिया है कि ये है 118,118,400 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? इज इक्वल्स टू, अब बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बड़ा रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? 500 है, ब्रेथ कितनी है? 400 है। तो आप 500 को 400 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया बड़े रेक्टेंगल का एरिया। माइनस, अब निकालेंगे छोटे रेक्टेंगल का एरिया। तो छोटे रेक्टेंगल की लेंथ को छोटे रेक्टेंगल की ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेंथ कितनी है? मतलब पी क्यू है लेंथ, लेंथ कितनी है पता नहीं है। तो लेंथ कैसे पता चलेगी? देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा जो लेंथ है जहाँ पर मैं पूरा ग्रीन कलर चला रहा हूँ, ये पूरा या फिर ये पूरा, ये पूरा, ये कितना है? 500 है। ओके, तो कहीं भी ये पूरी लेंथ देखनी हो तो 500 मीटर्स है। तो हमको ये तो मालूम है कि ये पूरा 500 है। ठीक है ना? अब इधर कितना एक्स कम कर दो आप, इधर कितना, यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी एक्स कम कर दो।
तो अगर आपको पी क्यू की लेंथ जाननी है, अगर आप सिर्फ पी से क्यू तक का डिस्टेंस पता करना चाहते हो, तो क्या है, आपको उस 500 में से इधर का एक्स करना पड़ेगा कम, इधर का एक्स करना पड़ेगा कम। समझ पा रहे हो? हाँ, ये पूरा कितना है, 500 है, इसमें से इधर से x कम कर लिया, माइनस इधर से x कम कर लिया, तो ये हो जाएगा 500 माइनस एक्स हो जाएगा -2x। तो आपको समझ में आया कि जो पी क्यू की लेंथ है ना, वो 500 -2x हो जाएगी। तो छोटे वाला जो रेक्टेंगल है, अगर आपको उसका एरिया चाहिए तो हमें वो हमारे हमारे पास उसकी लेंथ आ चुकी है 500 -2x। ओके, 500 -2x। समझ में आ रहा है 2x? अब आते हैं ब्रेथ पर। ये ब्रेथ कितना है, मतलब पी एस कितना है, या फिर क्यू आर कितना है। जितना क्यू आर है उतना ही पी एस होगा। अब ये पूरा तो हमको मालूम था 400 है। ओके, देखो यहाँ लिखा हुआ है 400, पूरा तो हमको मालूम था 400 है, लेकिन पी से एस कितना होगा वो पता करना है। तो देखो यहाँ की विड्थ कितनी है, एक्स है, और यहाँ की विड्थ कितनी है, एक्स है। तो अगर आपको पी एस की वैल्यू चाहिए, पी एस की लेंथ चाहिए, तो पूरे में से एक्स और एक्स दोनों तरफ से कर दो सब्ट्रैक्ट। तो पी एस की लेंथ कितनी हो जाएगी, हम 400 में से दोनों तरफ से एक्स एक्स कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 400 माइनस एक्स हो जाएगा -2x। तो आपको समझ में आ गया कि जो छोटा वाला रेक्टेंगल है, जो पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है, उसकी ब्रेथ हो जाएगी 400 -2x। आई होप ये क्लियर है। ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ते हैं। तो इधर लिखा हुआ था 118,400 इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखा है, इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे चलकर ये रिड्यूस भी हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही लिख दो, करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर भी सकते हो। माइनस, अब क्या करेंगे ना, ये 500 -2x 400 -2x को मल्टीप्लाई करेगा। तो चलो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं, सब कुछ इसी के अंदर लिख देंगे। तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट की जो वैल्यूज़ हैं, ये सेकंड ब्रैकेट की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगी। तो फर्स्ट ब्रैकेट में 500 जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में 400 को मल्टीप्लाई करेगा। जब 500 400 को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा 500 इंटू 400, ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। अब 500 दूसरे ब्रैकेट में जाकर -2x को मल्टीप्लाई करेगा। जब 500 -2x को मल्टीप्लाई करेगा तो मिलेगा आपको -1000x। ओके, चलो 500 ने दूसरे ब्रैकेट में जाकर दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। अब -2x की बारी है, -2x जाएगा और 400 को करेगा मल्टीप्लाई, तो -800x मिलेगा। उसके बाद -2x को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 118,400 इज इक्वल्स टू 500 इंटू 400 लिखा रहने दो। अब क्या है ना, इस ब्रैकेट को खोल दो, ब्रैकेट के पीछे देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो ब्रैकेट से पहले माइनस है, मतलब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये नेगेटिव बनकर बाहर निकलेगा, -500 इंटू 400। उसके बाद इस माइनस को ये माइनस करेगा मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1000x। ये होगा इस माइनस से मल्टीप्लाई, ये भी प्लस हो जाएगा, +800x। और ये होगा माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -4x², ठीक है ना। अच्छा जी, कॉपी करो, 118,400 इज इक्वल्स टू, अब देखो 500 इंटू 400 ये और ये कैंसिल हो गए, क्योंकि एक था पॉजिटिव में एक था नेगेटिव में, कैंसिल हो गए, हो गया ना आसान। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो आगे 1000x प्लस 1800x हो जाएगा 1800x -4x²। अब -4x² को भेज दो राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस हो जाएगा। इसको भेज दो लेफ्ट में तो इसका भी साइन बदल जाएगा, -1800x हो जाएगा। और इसको यहीं लिखा रहने दो तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा, +118,400। अच्छा जी, ये इक्वेशन बड़ी डिफिकल्ट लग रही है क्योंकि इसमें बड़े बड़े नंबर्स हैं। ओके, ये नंबर तो बहुत बड़ा है, ये नंबर थोड़ा छोटा है, ये नंबर ईजी है। तो हमने ऑब्जर्व ये किया कि इस इक्वेशन में हर टर्म 4 से डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर पूरी इक्वेशन किसी नंबर से डिविजिबल हो तो डिवाइड कर दिया करो, अगर पूरी इक्वेशन डिविजिबल है। अगर पूरी इक्वेशन ना डिविजिबल हो तब मत डिवाइड किया करो। तो इस नंबर को, इस नंबर को, इस नंबर को हम सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4/4 सिर्फ x² बचेगा। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर बचेगा 450। और इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा 29600 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं? क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलेगा। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, चलो रफ में देखते हैं, मिलेगा 29600x² मिलेगा। अब ये जो नंबर है ना इसमें, ये हमारी हेल्प करता है। ओके, हमें मिडिल टर्म को, इस टर्म को स्प्लिट करना होता है, तो इसको स्प्लिट करने में ये नंबर हेल्प करता है, ये नंबर। ओके, कैसे हेल्प करेगा?
आप 29600 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है। जो नंबर सिर्फ 1 या अपने आप से डिविजिबल होता है उसको बोलते हैं प्राइम। तो इसको प्राइम से डिवाइड करो। जैसे ये 2 से डिविजिबल है, कर दो 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 14800 बचेगा। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 7400 बचेगा। ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड कर दो। इस नंबर को 37 से कर दो, 37 प्राइम है ना, 100 बचेगा। 100 को 2 से करो तो 50 बचेगा। 50 को 2 से करो तो 25 बचेगा। 25 को 5 से करो तो 5 बचेगा। और क्या बचेगा? 5 1। ठीक है ना? आई होप ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है, ये जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं ना, इनको दो ग्रुप में बांट दो। ओके, एक ग्रुप में कुछ नंबर्स को भेज दो और दूसरे में कुछ नंबर्स को भेज दो। ओके, और ये देखो कि वो जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को सिंप्लीफाई करने पर -450 मिल जाएगा क्या? इस तरह से आपको बांटना है। नहीं समझ पा रही बात? चलो मैं बांट के दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया ना, मैंने इन सबको एक ग्रुप में भेज दिया और इन सबको एक ग्रुप में भेज दिया। तो इस ग्रुप में है 2 और 2 और 2 और 37। एक बार मैं हिट ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है ये गलत होगा, गलत होगा दोबारा ट्राई करूंगा। 37 ने 2 को मल्टीप्लाई किया 74, 74 ने 2 को मल्टीप्लाई किया 148, 148 को 2 ने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 296 हो गया। तो इस ये ग्रुप बना रहा है 296। ये ग्रुप क्या बना रहा है? 5 इंटू 5 मतलब 25 इंटू 250 100 100। इनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, इन दो नंबर्स को 296 और 100 को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हमको 450 मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ना ऐड करने पर मिलेगा, ना सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो मैंने ग्रुपिंग की है ना, ये गलत है। तो दोबारा ट्राई करते हैं। तो ऐसे ही आपको हिट एंड ट्राई करते रहना है। जब आपको ये मिल जाए ना, ये, तब आपको रुकना है। ओके, अब सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो बेटा अगर प्रैक्टिस करते रहोगे मैथ की तो ये चीज़ें ईजी बन जाती हैं, और एक ही बार करोगे तब तो डिफिकल्ट बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 को और 37 को और एक 5 को ले लेता हूँ। ठीक ना, इन तीन नंबर्स को ले लेता हूँ और बाकी जो नंबर्स छोड़ दिए हैं वो अलग ग्रुप में ले लूँगा। तो इस ग्रुप में क्या होगा? 37 इंटू 2 इंटू 5, इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 370 मिलेगा। नंबर्स मैंने छोड़े कौन से हैं? 2 को छोड़ा है, 2 को छोड़ा है, 2 को छोड़ा है, 2 को छोड़ा है, 5 को छोड़ा है। इनको कर लो मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, इंटू 5 80 हो जाएगा। तो 370 और 80 को जब मैंने ऐड किया ना तो देखो ना 450 आ गया, और मुझे यहाँ 450 ही चाहिए था। ओके, इसका मतलब बात बन चुकी है। तो बढ़ते हैं, बात बनाते हैं। एक्स स्क्वायर, हाँ, क्या मैंने दो नंबर्स बनाए थे? 370 और क्या बनाए थे? 370 और 80। तो वो लिख दो आप, 370x और -80x, -80x प्लस 29600 इज इक्वल 0। एक बार इस स्टेप पर चेक भी करना होता है कि अगर इन दो नंबर्स को जो आप नए नंबर्स लेकर आए हो ना, देखो इसकी जगह आप इसको लेकर आए हो, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर इन नंबर्स को सिंप्लीफाई किया जाए तो आपको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस, मिल जाएगा। -370x -80x को जब सिंप्लीफाई करो तो ये मिलेगा। ओके, देखो दोनों नंबर्स का साइन माइनस है, मतलब दोनों नंबर्स का साइन एक ही जैसा है। तो जब दो नंबर्स के साइन एक जैसे होते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं, वो ऐड होते हैं। तो ये ऐड होंगे आपस में। ओके, कोई बोलेगा सर ये तो माइनस से ऐड कैसे कर रहे हैं? बेटा ऐड तब करते हैं जब नंबर्स के पास सेम साइन होता है। तो इसके पास कौन सा साइन है? आप बोलोगे माइनस। इसके पास कौन सा साइन है? आप बोलोगे माइनस। तो अगर दोनों के पास माइनस है तो दोनों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ऐड करने पर क्या मिलेगा? 450 मिलेगा। और ऐड करने के बाद आंसर में साइन कौन सा आता है? जो नंबर्स के पास साइन था। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। बेटा माइनस माइनस प्लस प्लस बनता है मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में नहीं बनता है। ओके, एडिशन में क्या होता है? अगर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो हम आंसर में भी माइनस लगाएंगे। आई होप बात क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर -370x -80x, और प्लस में क्या था? 296 था ना? यस, 29600, 29600 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन है x। ओके, तो आपने x ले लिया कॉमन, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन से डिवाइड कर दिया, मतलब x से डिवाइड कर दिया, x बचा। -370x को कॉमन से डिवाइड कर दिया तो बचा -370। ओके, अब इन दोनों में कॉमन ले सकते हो -80। ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आप करके देख लेना। इसको -80 से डिवाइड करो तो सिर्फ x बचेगा, और इसको -80 से डिवाइड करो तो बचेगा 370। आप डिवाइड करके देख लेना। ओके, चलो ठीक है। अब x -370 यहाँ भी है, x -370 यहाँ भी है। दोनों जगह जो होता है वो कॉमन होता है, तो x -370 क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब क्या होगा?
इस पूरे पार्ट से अगर आपने x माइनस 370 को निकाल दिया, मतलब कॉमन को निकाल दिया, तो सिर्फ x बचेगा। और इस पूरे पार्ट से अगर आपने x माइनस 370 को निकाल दिया तो क्या बचेगा, -80 बचेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है। तो अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो मिलता है तो या तो ये नंबर ज़ीरो होगा या तो ये नंबर ज़ीरो होगा। मतलब या तो x माइनस 370 ज़ीरो होगा या तो x माइनस 80 ज़ीरो होगा। ठीक है ना, x माइनस 80 लिखना था। ओके, अब अगर x माइनस 370 की वैल्यू जीरो है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 370 हो जाएगी। अगर x माइनस 80 की वैल्यू जीरो है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो ये जो x है ना, इसकी दो वैल्यूज़ हमारे सामने आ रही हैं, एक है 370, एक है 80। तो हो सकता है इनमें से एक कोई वैल्यू ऐसी हो जो पॉसिबल ना हो। चेक करते हैं, 370 चेक करते हैं। मान लेते हैं 370 सही है। तो बेटा अगर ये 370 है और इधर भी 370 है तो 370 प्लस 370 कितना होता है, 740 होता है। तो 740 तो इन्हीं को ऐड करने पर बन गया, और ये तो पूरा ऐड करने के बाद भी 740 से छोटा था। ओके, सिर्फ इन दोनों को ऐड किया है, 740 मिल गया है। लेकिन ये पूरा कितना है, 500 है। तो फिर ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि x की वैल्यू 370 हो। बेटा x की वैल्यू क्या होगी, इतनी होगी ना कि देखने में लगे ना कि इन तीनों का सम 500 बनेगा। ये पूरा कितना है, 500 है। आपने बोला ये 370 है, ये 370 है, तो 740 तो अभी से बन गया। कुछ और यहाँ पर भी होगा तो ये 500 से ऊपर निकल जाएगा। तो इसका मतलब 370 इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमने चेक कर लिया है, 370 पॉसिबल नहीं है। आंसर तो आया है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, 80 पॉसिबल है। ओके, 80 रख कर देख लो, पॉसिबल है। देखो 80 रख लो। अगर ये 80 है और ये 80 है और ये पूरा 500 है, इसका मतलब बीच में ये 340 होगा। ओके, तो ये पॉसिबल है, हाँ 80 हो सकता है। चलो जी, क्या बताना था हमको, बताना था पी क्यू की लेंथ कितनी है और क्यू आर की लेंथ कितनी है। तो मैं यही बता दूँ इसी पेज में, पी क्यू की लेंथ कितनी है। तो पी क्यू की लेंथ कितनी थी, ये कितना था, इसको फाइंड करने के लिए हमने 500 में से x और x कर दिया था सब्ट्रैक्ट। तो यही तो पी क्यू की लेंथ थी, 500 माइनस 2x। तो 500 माइनस 2x थी, मतलब 500 माइनस 2x की वैल्यू कितनी निकली है, 80 निकली है। तो ये हो जाएगा 500 माइनस 2 इंटू 80, मतलब 160। तो ये हो जाएगा 340 मीटर्स। पी क्यू की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है ना। और क्या पूछा है, क्यू आर पूछा है। क्यू आर का मतलब ये विड्थ कितनी है, तो ये विड्थ कितनी थी, ये 400 माइनस 2x थी। तो 400 माइनस 2x की जगह 80 लिख दो। सॉल्व कर लो, 400 माइनस 160 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 मीटर्स। आई होप ये क्लियर है। ठीक है ना। तो क्यू आर हो जाएगा 240 मीटर्स और पी क्यू हो जाएगा 340 मीटर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, पी क्यू है 340 मीटर्स और क्यू आर है 240 मीटर्स। अब क्या पूछा गया है, पेरीमीटर पूछा गया है पी क्यू आर एस का। तो इसी पेज में मैं पी क्यू आर एस का पेरीमीटर निकाल देता हूँ। बेटा पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, कुछ लोगों के पास फॉर्मूला भी होता है, सर 2 इंटू एल प्लस बी यूज़ कर लेते हैं। तो कैसे भी कर लो, चाहे 2 इंटू एल प्लस बी से कर लो या आप डायरेक्टली सारे साइड्स को ऐड कर लो। तो हमको अभी भी पता लगा है कि ये साइड कितना है, 340 मीटर्स है, ये साइड कितना है, 240 मीटर्स है, ये साइड कितना है, ये भी 340 के ऑपोजिट है, 340 होगा, और ये 240 के ऑपोजिट है, 240 होगा। तो इन चारों को ऐड कर लो, मिल जाएगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए क्या करोगे, आप सम ऑफ ऑल साइड्स कर लोगे। तो 340 को और 240 को और 340 को और 240 को कर लो ऐड। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 580, इन दो का सम हो गया और लास्ट वाले दो का सम हो गया 580। तो ये 1160 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है ना, 1160 मीटर्स। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो फॉर्मूला से पता करते हैं पेरीमीटर। तो सर आप भी फॉर्मूला से बता दीजिए। तो चलो फॉर्मूला से बता देता हूँ। हमको लेंथ और ब्रेथ तो पता ही चल चुकी है। तो इस पेरीमीटर का, पी क्यू आर एस का पेरीमीटर अगर फाइंड करना है तो आप लिखो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है ना, 2 लिखो। लेंथ कितनी है, 340 है, ब्रेथ कितनी है, 240 है। तो 340 प्लस 240 कर दो। ठीक है ना। अभी हो जाएगा 2 इंटू, इन दोनों का सम है 580, 580 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1160 मीटर आ गया। तो कैसे भी फाइंड करो पेरीमीटर तो वही आएगा। आई होप ये सॉल्यूशन पूरी तरह क्लियर है आपको।